Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग भैया. तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है. आज तुम लोगों के एग्जाम में भी आ रहा है ये, ठीक है. चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन. हिंदी में ग्रेविटेशन को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण. Yes. Okay. So what do you mean by gravitation? You have learned something from your previous classes. So what you have learned?
Anybody wants to tell me? If anybody wants to answer, वो अपना माइक अनम्यूट करके बता सकता है. Okay, it's a only force of attraction between two things. Okay, how means gravitation का concept आया कैसे? वहां से स्टार्ट करते हैं. तो जो न्यूटन था, तो न्यूटन वाज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री. एक एप्पल ट्री के नीचे न्यूटन बैठे हुए थे. एंड व्हेन एन एप्पल फेल ऑन हिम, उनके ऊपर वो जब सेब गिरा, देन ही थॉट दैट द एप्पल फेल ड्यू टू डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ ऑन द एप्पल. मीन्स उन्होंने ये सोचा कि एप्पल के ऊपर कुछ ऐसा काइंड ऑफ फोर्स लगा जिसने उस एप्पल, अर्थ ने उस एप्पल को अपनी तरफ खींचा. ठीक है. देन तो इससे हमें ये पता लगता है व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप, जब आप किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, इट रीचेज अ सर्टेन हाइट. ये ज्यादा बहुत ज्यादा ऊपर तक ना जाके एक सर्टेन हाइट तक जाती है ऊपर, एंड देन वो वापस से नीचे गिर जाती है. ठीक है. So the downward pull of the earth on the body decreases its velocity in the upward direction to 0. तो पहले ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वो ऊपर तक गया. कोई ऑब्जेक्ट था, वो ऊपर तक गया. तो जब वो ऊपर जाता है तो अर्थ जो अपना पुल लगा रही है, उससे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है. ऊपर जाते जाते वो स्लो होता चलाता है, और स्लो होते होते वो एक जीरो स्पीड पे आ जाता है. तभी तो वो ऊपर जाके रुक जाता है. ठीक है. जब उसकी स्पीड जीरो हो जाती है तो वो उससे ऊपर नहीं जा सकता. ठीक है. एंड दिस इज देयर फॉर द मैक्सिमम हाइट. वो उसकी मैक्सिमम हाइट है कि वहां तक वो पहुंच गया. ठीक है. फिर उसकी स्पीड जीरो हो जाती है, एंड फिर जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो जो यहाँ पे हुआ था उसका उल्टा हो जाएगा, कि स्पीड बढ़ जाएगी नीचे आते वक्त, और देन वो अगेन जीरो पे आ जाएगा. ओके. तो एक तरह का डाउनवर्ड उस पर पुल लगा. इसके अलावा अगर एक आप स्टोन को टाई अप करो एक स्ट्रिंग से और फिर उसको घुमाओ, ठीक है, वो इस तरह से घूमेगा. ठीक है. अगेन राउंड पे राउंड लेगा. ठीक है. तो द स्टोन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड. मींस जो स्टोन है वो एक राउंडली घूमता रहेगा एक सर्कुलर पाथ में एक स्पीड के साथ. ठीक है. ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी. ठीक है. बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली. द चेंज तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तुम्हें ग्रेविटेशन पढ़ाने से पहले सेंट्रीपिटल फोर्स बताना चाहता हूँ. ठीक है. ये इसी से समझ आएगा कि आपने बीच में खड़े होके एक धागे में स्टोन बांध के आप उसे घुमा रहे हो. ठीक है. सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट. देखो अभी ये यहाँ था, फिर थोड़ी देर में ये यहाँ जाएगा घूम के, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा.
इस तरह से इसकी क्या चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है एंड द फोर्स व्हिच कीप्स द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। बस डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन स्पीड के साथ वो एक इक्वल स्पीड के साथ वो घूम रहा है, ठीक है। तो फोर्स कहाँ से लग रहा है, फोर्स लग रहा है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। सो द सर्कुलर पाथ एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो ये फोर्स है वो सर्कल के सेंटर में लग रहा है, इसी फोर्स को आप क्या बोलते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इफ देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो जो बॉडी है वो कहाँ चली जाएगी, स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। मीन्स अगर आप इसको छोड़ दो, घुमा घुमा के और छोड़ दो, तो वो बीच में हवा में नहीं घूमेगा, वो सामने कहीं और जाके गिर जाएगा, ठीक है। तो जो सर्कुलर पाथ में जब आप स्टोन को घुमाओगे तो वो एक जगह, ये आपकी वॉइस कट हो रही है, लो भी आ रही है, किसी को मेरी वॉइस कट और लो लग रही है? नो सर, क्लियर है। आरुष चेक करो अपना नेट, ठीक है। तो जब कहने का मतलब यही है कि बीच में खड़े होके जब आप टायर वो सर्कुलर उसमें उस स्टोन को घुमाओगे तो फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर में, एंड दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के उससे ही वो एक सर्कुलर पाथ में क्या है, स्थिर है, ठीक है। अगर इफ देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो बॉडी विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। तो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल जहां पे तुम्हें लगता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस यूनिवर्स में अप्लाई हो रहा है? यूनिवर्स तो समझते हो ना, पूरी ये क्या बोलूं, क्या यूनिवर्स को हिंदी में? यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, पूरी स्पेस का भी इंक्लूडिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ, जो मैंने बताया, मैंने तो तुम्हें एक स्टोन का एग्जांपल दिया कि एक धागे में स्टोन बांधो और उसको घुमाते रहो, ठीक है, तो वो घूमता रहेगा सर्कुलर पाथ में, लेकिन अगर छोड़ दोगे दूर जाके गिर जाएगा, ठीक है। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पूरे यूनिवर्स में ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ वर्क कर रहा है? कोई छोटा मोटा एग्जांपल, छोटा मोटा क्या, बहुत बड़ा ही और जीता जागता एग्जांपल है। फैन, ओके चलो फैन भी हो गया, फैन भी कंसिडर कर सकते हो, यस गुड एग्जांपल। एंड संयम करेक्ट है। इसके अलावा ओजस, आन्या, तनीषा, सलोनी, ओजस, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से क्या मतलब है आपका? ओके सलोनी करेक्ट है। यस आरुष, ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जो मून है ये आपकी, सॉरी, मून है, मून किसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, अर्थ के, ठीक है। तो उस टाइम पे भी क्या है, एक तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स है मून और अर्थ के बीच में, दैट कीप्स द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ, जो मून को एक सर्कुलर पाथ में रख रही है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स हट जाए तो मून पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ठीक है। सेम विद ये आपका जितने भी सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, सूरज के, सन, सूर्य, ठीक है।
इसके चारों ओर घूम रहे हैं सब, ठीक है, एक अपने अपने ऑर्बिट में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। सर उसमें ग्रेविटी नहीं है इसलिए वो ऑर्बिट, बट देयर इज सम, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी आपको पता लगेगा जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। और जस्ट अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का बताया मैंने कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट को उसके सर्कुलर पाथ में रखता है। मैंने ये नहीं बोला कि ये एक अट्रैक्शन है कि दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, बस उसे सर्कुलर बॉडी में रख रहा है। नहीं, सर्कुलर पाथ में मतलब वो एक जगह पे घूम रही है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा है सेंटर में। तो फोर्स इज काइंड ऑफ एक एनर्जी है जो सेंटर में लगी हुई है, ठीक है। क्या हो रही। इसके बाद नाउ कम्स टू द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जैसे आपने 8th चैप्टर में पढ़ा था कि ग्रेविटेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशन अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बहुत सिंपल सी इंट्रोडक्शन वाली लाइन है, तो इसको कंसिडर मत करना इतना। बस सिंपल है कि ग्रेविटेशन इज द काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन में बी द अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय द अर्थ। अर्थ के साथ जो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या है, अट्रैक्ट हैं, वो इसका एग्जांपल हो सकता है। जैसे इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, अगर किसी बॉडी को किसी ऊंचाई से फेंकते हो तो वो वहां जाके जमीन पे ही गिरेगी। तो क्यों गिरेगी? इंसान की बात नहीं होगी। इट फॉल्स डाउनवर्ड ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। तो अर्थ की जो उस पे ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। एंड सेम विद अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंकोगे, जो मैंने बताया था, वो सर्टेन हाइट तक जाएगी और देन फॉल्स डाउनवर्ड, ठीक है, और आके नीचे गिर जाएगी। इतनी भी फिजिक्स नहीं होती, इंसुलेटर पे बिठा के लगा रहे। If a body is second, gravitation may be attraction between objects in outer space. Outer space में भी gravitation है, and example क्या है? Attraction between the earth and the moon, attraction between the sun and the planet. अर्थ और मून के बीच में भी क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। एंड सन एंड प्लैनेट के बीच में भी क्या है? अट्रैक्शन है। ओके, एनी क्वेश्चन ग्रेविटेशन से? ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूं मैं। आई डोंट थिंक सो आपका कोई क्वेरी है यहां से, बट सेंट्रीपिटल फोर्स ध्यान रखना। Yes. ओके, नाउ डेरिवेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट स्टेट्स दैट, ग्रेविटेशन का लॉ क्या बताता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स के साथ, जो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले आपको फॉर्मूला बता दूं कि ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ये है। ओके, सो तो दो जो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी,
ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक फोर्स की वजह से, एंड ये फोर्स इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनके प्रोडक्ट के, मतलब मासेस का जो प्रोडक्ट है, इसका एक अपना मास है, इसका एक अपना मास है, मींस वेट, इसका एक अपना भार है, इसका भी, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट के m1 इंटू m2, एक तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज्यादा वेट होगा, मींस जितना ज्यादा मास होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, ग्रेविटेशन होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कोई मतलब बता सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी। कांस्टेंट मास और फोर्स नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स होता है अगर एक, कैसे बताऊं, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी भी। सपोज करो आप कहीं पर जा रहे हो और आपकी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलते हो, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलोगे जरा बताओ। इफ 1 आवर में आप 20 किलोमीटर चलते हो तो 2 आवर्स में कितने किलोमीटर चलोगे? Yes, 40। Anya. If तो one value increases, then other will also increase. अच्छा, अब इसी में ये बताओ, अगर आप 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 आवर्स में कवर अप करते हो, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 40 किलोमीटर कितने आवर्स में कन्वर्ट वो करोगे कवर? 40 की स्पीड से 1 आवर में। तो ये डायरेक्ट और इनवर्स जो आपने 8th क्लास में पढ़ा, जो ऊपर वाला सिनेरियो था वो डायरेक्ट था कि एक चीज बढ़ी, टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ा, या डिस्टेंस बढ़ा तो टाइम बढ़ा, और दूसरे वाले सिनेरियो में स्पीड इंक्रीज हुई तो टाइम कम हो गया, वो इनवर्स होता है। करेक्ट? ओके, तो ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस वन वैल्यू इंक्रीजेस, अदर वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये होता है कि एक बढ़ रहा है लेकिन एक उसके साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक बढ़ेगा एक घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं कुछ? हाँ, मतलब घट भी सकते हैं। ओके, सो ये एक ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये इन दोनों के बीच में एफ लग रहा है, इसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इसका मास कैपिटल एम से शुरू किया है, मींस बड़ा एम, इसका भी एक अपना मास है। यहाँ पे छोटा एम दिखाया है स्मॉल लेटर में, तो मींस इसका मास डिफरेंट है, ठीक है। और इनके बीच में एक डिस्टेंस है, ये नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे से काफी क्लोज खड़े हैं, ठीक है, इनके बीच में एक डिस्टेंस है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मासेस के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मींस इनके बीच का जो स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, सबसे पहले हमने दो ऑब्जेक्ट लिए ए एंड बी, जिसका रेस्पेक्टिवली मास था जो मैंने बताया, बड़ा एम एंड छोटा एम, ठीक है, एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे है डी पे, ओके। एंड लेट बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, एफ क्या है यहाँ पे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में। तो अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट को देखें जो अभी हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि आपका जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मास के, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
इनके डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर के, डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, मींस अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा। अब इसको कैसे समझना है, इन दोनों को यहां से समझो। सबसे पहले ये बताता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर दोनों का मास बहुत ज्यादा है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, क्योंकि भारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली दोनों को खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगी। अगर हल्का ऑब्जेक्ट है, कम फोर्स लगेगा, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे देखो डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है, 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, तो ऑब्वियसली फोर्स कहाँ लगेगा, है ना? क्या है ये? ठीक है, तो फोर्स कम लगेगा, लेकिन जितने वो पास में होंगे उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। तो मींस डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम लग रहा है, और अगर डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो एक कम एक बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों बढ़ेंगे, दोनों घट रहे हैं तो दोनों घटेंगे। ठीक है, अब सबको क्लियर हो गया होगा। सो कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन को, ये वाली मींस ये सेकंड थी, ये फर्स्ट थी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो इस तरह से बन जाता है, F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे ये इस तरह से होता है, इस साइन को हटाओगे तो यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये बता रहा है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कि यहाँ पे g की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो F इज इक्वल टू जी m इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। लेकिन अगर ग्रेविटेशन का लगाना है, निकालना है आपको डायरेक्ट, तो आप g की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड द SI यूनिट ऑफ g इज, जो ग्रेविटेशन की यूनिट होती है, देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डी की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस को आप किस में मेजर करते हो, मीटर में, और क्योंकि इसके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, केजी इनटू इस वाले मास का भी केजी, तो 2 केजी हो गए, तो केजी का स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओगे केजी -2 हो जाएगा, तो n m स्क्वायर केजी -2। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इज द SI यूनिट ऑफ g। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.673 इंटू 10 की पावर -11। सो किसी को कोई डाउट है इस वाली स्लाइड से तो पूछ सकता है। Sir, please explain again. What do you mean by the value of SI unit of G? Explain. Okay. मैं तुम्हें फ्रेशली समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक A है, एक B ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस A ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास, सपोज इसका अपना ऑब्जेक्ट है m1, इसका अपना मास है m2, एंड ये एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे है d, एंड इन दोनों के बीच में वही अट्रैक्शन वाला फोर्स लग रहा है, ओके, जिससे ये अट्रैक्ट होंगे। सो हमने अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का, वो क्या कहता है? ठीक है, वो ये बताता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर। F प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली m1 m2 के प्रोडक्ट के। ये फर्स्ट इक्वेशन। देन ये जो है सेकंड, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, मींस F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d स्क्वायर के। ये हमारा सेकंड हो गया। मींस जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। सपोज आप एक मैग्नेट को ही ले लो, एक मैग्नेट को बहुत दूर ले जाओ, दूसरी मैग्नेट को बहुत दूर ले जाओ, ठीक है, तो क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे तुम बहुत पास ले आते तो वो एकदम से, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस नहीं फोर्स लगेगा, जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। सिंपल। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें इसको, तो यहाँ F है, यहाँ पे F है, तो F दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे ये इस तरह से हो जाएगा, g की वैल्यू आएगी यहां से, और इस g को यहीं रखो, इसको इधर लेके जाओगे तो ये f के साथ क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड में जाके डिवाइड में। क्लियर है? दिस इज द ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। अब ग्रेविटेशन यानी कि g, इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालनी है? मैंने बताया f की यूनिट क्या होती है? फोर्स की न्यूटन, ठीक है, और d स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? डिस्टेंस को आप किस में मेजर करते हो? मीटर में, और क्योंकि स्क्वायर है तो उसके ऊपर 2 लगा दो। नीचे मास, मास को किस में मेजर करते हो? केजी में, क्योंकि यहाँ पे 2 मास है तो केजी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड इस केजी को ऊपर ले जाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? केजी -2। क्लियर है? अब so this is the value of g, SI unit of g, and 6.67 into 10 की पावर -11 Newton meter square per kg squares. I have again. Okay, Tanisha, be prepared. नाउ इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड। देन फिर इसके बाद हम फ्री फॉल स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक आ रहा है ये चैप्टर आपका, या फुल चैप्टर आ रहा है? ओके, सबने फॉर्मूला नोट कर लिया जी का? इसको नोट कर लो, फिर इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। तो शेयर तो करो तभी तो विजिबल। स्लाइड नहीं, आप विजिबल है, प्लीज कंफर्म करो। तनीषा, थ्रस्ट एंड प्रेशर आएगा या उससे पहले का आएगा?
क्योंकि थ्रस्ट एंड प्रेशर टॉपिक के बाद कुछ है ही नहीं। पहले ग्रेविटेशन है, देन थ्रस्ट एंड प्रेशर है। Yes, sir. Visible, sir. Before that, I. ओके, जी की वैल्यू, जी का फॉर्मूला नोट कर लो यहाँ से। जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। दिखने में इनके न्यूमेरिकल बड़े होते हैं बट होते इजी हैं। A sphere of mass 40 kg is attracted by a second sphere of mass 15 kg when their centers are 20 centimeter apart with a force of 10 to the power 7। नहीं आएगा ना? ओके, सलोनी सर टाइप कर रहे हैं जस्ट। सलोनी क्वेश्चन समझ आ गया था मैथ्स वाला वो जो तुमने सॉल्व करके भेजा है, खुद किया होगा आई एम श्योर। गुड, चलो सर लिखा है क्वेश्चन, देखो उसको आपको उससे लिखना पड़ेगा सर। 10 की पावर -7 कैसे? नहीं, उससे लिखना 10 से लीजिए। ओके, calculate the value of gravitational constant। इसको मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँ, पूरा जाएगा? नहीं, उधर से करो। 1 नहीं जाएगा? नहीं, 1 इसकी जगह फोर्स है आपका 0.1 मिलीग्राम वेट। एक मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? ओके, चलो बताओ 1 मिलीग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 मिलीग्राम में कितने मिलीग्राम? सॉरी, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? मिली का मीन्स होता है 10। देखो यहाँ पे बता दूं सॉल्यूशन। यहाँ पे एक स्फेयर है जो दूसरे स्फेयर को क्या कर रहा है,
अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसका एक का स्फीयर ए, ये बी मान लो, इसका मास 40 केजी है, इसका मास 15 केजी है, दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, एंड फोर्स जो लग रहा है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का वो 0.1 मिलीग्राम वेट का है। तो न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करोगे आप लोग इसे फोर्स को? यहाँ पे ये थोड़ा ट्विस्ट है, फोर्स आपको 0.1 मिलीग्राम का दिया हुआ है। हाँ, तो मिलीग्राम को आपको सबसे पहले ग्राम में चेंज करना है, देन ग्राम से आपको न्यूटन में आना है। ओके, सही, हम कर। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो पॉइंट हाँ 0.001 ग्राम। 1 ग्राम equals to 1000 मिलीग्राम। मैंने उल्टा बोल दिया। चलो, तो इसको ग्राम में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से या मल्टीप्लाई? बिल्ली को यहां से लेके जाओ। कहाँ है बिल्ली? मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा। किसको? ग्राम को मिलीग्राम में करना चाहिए, मिलीग्राम को ग्राम में? डिवाइड ही होगा। मिलीग्राम को ग्राम में करना हाँ, है तो डिवाइड करना होगा। छोटे से बड़े में जा रहे हैं, डिवाइड। यस, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई नहीं। 1 into डिवाइड बाय। चलो करो करो, टेस्ट योर मेंटल मैथ। ओके, सही है, कोई बात नहीं। जीरो 0.1 मिलीग्राम, तो आप इसको 1000 से डिवाइड, इसको सिंपलर कर लो और 10 की पावर -3, 1000 को आप 10 की पावर -3 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ग्राम वेट में, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये 0.1 है, ठीक है, ये 10 की पावर -3 है, मींस इसका ये जो, इसको और इसकी तरह सिंपलर फॉर्म में लिखोगे तो इसका मतलब है 10 की पावर -1 है। 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -3 कितना हो गया? 10 की पावर -4। ये साइंटिफिक नोटेशन आपने 8th क्लास में पढ़े थे, आई होप याद होगा। साइंटिफिक नोटेशन इतना करोगे 0.0001 तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी 0.0000 कुछ करके, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो सिंपलर करने की कोशिश किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश किया करो बच्चों। अभी से थोड़ी हैबिट डालोगे तो सब हो जाता है। 10 की पावर -3 -1 एंड 10 की पावर -4। इसके बाद तो ये आपकी जो वैल्यू आई है ग्राम
वेट है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। अभी वैल्यू किसमें है, ग्राम वेट में। तो 1 ग्राम वेट, 1 किलोग्राम वेट कितने न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन। तो अगर आपको खुद का कैलकुलेट करना है कि मैं कितने न्यूटन का हूं, ठीक है, तो आप इस वैल्यू से कर सकते हो, हाँ, कि कितने किलोग्राम, कितने न्यूटन की हूं या न्यूटन का हूं, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हो। फिजिक्स में वेट कंसिडर इससे न्यूटन को किया जाता है एक्चुअल में, ठीक है। क्या 40 की पावर -4 क्या? सो 10 की पावर -4 इंटू 1 ग्राम वेट मीन्स ये हो गया 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल न्यूटन आ जाएगा। इसको इस तरह से छोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद वैल्यू पुट कर सकते हो अपना फॉर्मूला लगा के, G इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन में m इंटू एम। एम की वैल्यू दोनों की पुट करो, एफ अभी आपने निकाल लिया है, एंड डी स्क्वायर आप यहाँ पे चेंजेस है डी में क्या, कि डिस्टेंस आपको 20 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, मीटर में, क्योंकि एसआई यूनिट क्या होती है जी की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग चलोगे तो सब कुछ होता रहेगा। न्यूटन में फोर्स आ गया है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है बट मीटर में चाहिए, ठीक है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करोगे या 1000 से। यस 100 से डिवाइड करोगे, चलो डिवाइड करो एंड देन वैल्यू पुट करके आंसर बताओ। 20 डिवाइड बाय 100 एंड देन 0.2। उन्हें तो बताने देते, 0.2 मीटर। चलो वैल्यू पुट करो एंड ग्रेविटेशन की वैल्यू बता दो। ओजस, इस क्वेश्चन में है कि एक स्फेयर है जिसका मास है 40 केजी, एक स्फेयर है जिसका है मास 40 केजी। ये एक दूसरे स्फेयर से अट्रैक्ट हो रहा है जिसका मास है 15 केजी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर का है, एंड जो फोर्स है वो इन्होंने बताया 0.1 मिलीग्राम का है। इन्होंने न्यूटन में ना देके
1 मिलीग्राम में दिया हुआ है, 0.1 मिलीग्राम। तो 0.1 क्योंकि हमारी एसआई यूनिट क्या होती है और बोला क्या है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फाइंड करो, ठीक है, यानी कि जी की वैल्यू निकालो। जी की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन में आपका फोर्स होना चाहिए, है किसमें, मिलीग्राम में। सबसे पहले आपको फोर्स को चेंज करना पड़ेगा न्यूटन में, तो पहले मिलीग्राम को ग्राम में बदलो, देन 1 केजी वेट में 9.8 न्यूटन होते हैं। तो 0.1 मींस 1 मिलीग्राम को अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में मींस, ठीक है। तो वो 0.1 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मीन्स कि आप 1000 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। देन 0.1 मीन्स होता है कि 10 की पावर -1, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझते होगे, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। 1 अपॉन में 1000 को आप 10 की पावर -3 लिख सकते हो। ऐसी 1 अपॉन 10 को आप 10 की पावर -1 लिख सकते हो। फिर 10 की पावर -4 हो गया, जिसको आपने न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपको, जैसे मिलीग्राम से ग्राम में जाने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ा, इसी तरह से आपको ग्राम से न्यूटन में जाने के लिए आपको 9.8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 9.8 इंटू 10 की पावर -4, इसको इसी फॉर्म में रहने दो, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देन डिस्टेंस आपका सेंटीमीटर में था, 20 सेंटीमीटर, उसको आपने मीटर में कन्वर्ट करा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जा रहे हो। तो 0.2 मीटर आ जाएगा। इसके बाद जितनी वैल्यूज है सबको इस फॉर्मूले में पुट कर दो। फोर्स की ये इनटू के बाद 0.2 का स्क्वायर अपॉन में 40 इंटू 15, इन दोनों मास। अब आंसर बताओ। सॉल्यूशन तनीषा, तनीषा ये कैसा, मुझे समझ नहीं आया। ओके चलो मैं ही सॉल्व कर के बताता हूँ, नेक्स्ट आप लोग बताना। यस आन्या, समथिंग करेक्ट है कुछ कुछ। फोर्स की वैल्यू यही थी 9.8। आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका 0.2 मीटर। अगर मैं इसको और ढंग से सिंपल फॉर्म में, ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं 0.2 मीटर को इस तरह से लिख सकता हूँ। 0.2 में से पॉइंट नीचे हटाओगे तो ये 2 अपॉन में 10 हो जाएगा। अब इस 10 को ऊपर लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर -1। तो अब मैं इस 2 इंटू 10 की पावर -1 को यहां लिख सकता हूं, 2 इंटू 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। m1 और m2 की वैल्यू कितनी थी, 40 इंटू 15। तो 10 की पावर -4 इंटू 9.8 इंटू 2
2 का स्क्वायर 4 एंड 10 की पावर -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2, ठीक है, अपॉन में 40 इंटू 15 को अभी ऐसे ही रखो और इनको कंबाइन कर दो। 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -2, 9.8 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 एंड 40 इंटू 15। 4 1 जा 4 एंड 4 10 जा 40, ठीक है। अब इतने को आप डिवाइड कर सकते हो। 9.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 1 सेकेंड 10 इंटू 15। ये नीचे 10 की पावर 1 है तो ये ऊपर जाके 7 हो गया। अब ये बचा 15। इसको आप 9.8 को 15 से कैंसिल आउट करो जितना पॉसिबल हो सकता है। एग्जैक्टली डिविजिबल तो नहीं है, तो डेसिमल के पॉइंट प्लेसेस तक कर सकते हो आप। 0.6 से समथिंग आएगा इसका आंसर। ओके, डिवाइड कीजिए। अब किसी ने 147 आंसर दिया था। सलोनी 0.522666 ये किसको डिवाइड करके आया है? 9.8 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो 15 6 जा 90 होता है, देखो तो 0.6 समथिंग आएगा। सिंपल, जब लगे टफ लग रहा है तो ऐसे करके कर लो, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। तो डिवाइड करना सीख लो। 15 6 90, 98 में से 90 का 8 बचा, देन 5 15 5 3। तो अब ये देखो रिमाइंडर सेम बच रहा है, तो ये रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, तो इसको आप लिख सकते हो 0.6। अगर आपको दो यूनिट तक लिखना, 2 प्लेसेस तक, तो राउंड ऑफ करके 65 लिख सकते हो। अगर 3 यूनिट्स तक लिखना है तो 0.65, 3 का 4 बना दोगे राउंड ऑफ करके, सो 0.65 आप लिख सकते हो। 0.65 इंटू 10 की पावर -7। तो इसके आगे इसकी एसआई यूनिट, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर है। करेक्ट। तो ऐसे भी इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग मैं 1-2 क्वेश्चन और भेज दूंगा, ठीक है, आप लोग उनको ट्राई करना अपने, और जो एनसीईआरटी में है तो वो तो जरूर ही करना, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती है तो जनरली एनसीईआरटी में से ही आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लेना एक बार मैसेज क्वेश्चन करके। ट्राई करना एनसीईआरटी से, अगर क्वेरी हो नहीं समझ आए तो सर से नेक्स्ट सेशन में फिर से क्लियर कर लेना। आगे मत बढ़ते चले जाना विदाउट क्लियर करे कि बाद में पूछ लेंगे। प्लीज एक बार खुद से ट्राई करो फिर सर से पूछना, ऐसे नहीं कि सर हमें तो समझ नहीं आया। ट्राई करो, जितना तुमने समझा है उसको रिमेम्बर करके कुछ स्टेप्स ट्राई करो, फिर सर से समझ लेना अगर नहीं आता है।
ओके संयम। Okay, bye to all.